हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन आवर चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन समाज, मतलब कि एंशियंट सोसाइटी। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 को, जिसका नाम है कांस्य युग की सभ्यताएं भारत और चीन। मतलब कि भारत और चीन में कांस्य युग के दौरान कौन कौन सी सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं की क्या विशेषताएं हो गई, व्यवस्थाएं हो गई, ये सारी चीज़ें इन चैप्टर में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो स्टूडेंट हैं, ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप के 3 महाद्वीपों में लगभग एक साथ शुरू हुआ था। तो कांस्य युग का जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 3300 ईसा पूर्व, मतलब 3300 ईसा पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ये जो युग था ये एक ही टाइम पे शुरू हुआ था, जब विभिन्न संस्कृतियों ने सीखा कि तांबे और टीन को साथ मिलाने से धातुओं के अलग अलग उपयोग की तुलना में बेहतर तन्यता प्राप्त होती है। जब जो कांस्य युग है जब शुरू हुआ, तब लोगों को एक चीज पता चली, वो थी कि जब तांबे और टीन को अगर एक साथ मिलाकर, मतलब मेल्ट करके कुछ नया बनाया जाए, तो उस चीज की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्षमता है चीजों को, मतलब उस चीज की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज उनको पता चली। जबकि लोहा आमतौर पर प्रचुर मात्रा में तो था ही उस समय, जब कांस्य युग का दौरान था, तब लोहा बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। इसको गलाने इसको गलाना बहुत बाद में संभव हुआ। क्यों? क्योंकि इसका मेनली काम ये था कि लोहा जो था ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा था। ठीक है, तांबा और जो टीन हो गया या कांस्य हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। ठीक है, मतलब लोहे के मुकाबले तो कम ही है, इसीलिए इनको गलाना और इनसे चीजें बनाना लोगों के लिए आसान था। कांस्य युग लोहा युग से पहले केवल इसलिए था क्योंकि टीन और तांबे को गलाना अपेक्षाकृत आसान होता है। ठीक है, तो लोहे से पहले कांस्य युग चल रहा था। टीन 232 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तांबा 1085 पर, और जबकि लोहा जो था वो 1250 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता था। मतलब लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए कांस्य का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था, तांबे और टीन का। भारत और चीन में कांस्य युग करीब करीब एक ही समय पे शुरू हुआ था। भारत और जो चीन है उसमें कांस्य युग एक ही टाइम पे शुरू हुआ था, लगभग ये माना जाता है, कोई कंफर्म डेट इसकी नहीं है। चीन में प्रारंभिक कांस्य युग शोंग राजवंश का पर्याय, और भारत में कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ लगभग सहवर्ती था। मतलब कि जो चीन में कांस्य युग शुरू हुआ उस समय शोंग राजवंश का वहां पे राज था, और जब भारत में कांस्य युग शुरू हुआ तो ये कहां शुरू हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शुरू हुआ था। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उस समय कांस्य युग के दौरान ऐसा नहीं है कि जो कांस्य है, या फिर आप कह सकते हैं तांबा या जो टीन है, वो हर जगह उपलब्ध थी। किन्हीं किन्हीं जगहों पे वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तो वह लोग जो कि उस जगह से काफ़ी दूर थे, उन्हें अपना कच्चा माल खरीदने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तांबे और कांस्य का उपयोग करने का प्रमुख लाभ था कि उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल ने शिल्प विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तांबा या फिर कांस का जो उपयोग था उसको मेनली आप कह सकते हैं यूज करने का एक और भी लाभ था कि वह व्यक्ति जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है या फिर वो इस फील्ड में कुछ करना चाहते थे, मतलब कांस्य में, ठीक, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल प्राप्त करना चाहते थे, स्किल्स प्राप्त करना चाहते थे, उनको इस चीज ने बढ़ावा दिया। विशेष रूप से कच्चे माल से भरे क्षेत्रों में तथा उन लोगों के समूह जो धातु प्रौद्योगिकी को सीखना और सुधार करने के लिए तैयार थे। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे कांस्य और या टीन बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, उन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला, और साथ के साथ उन लोगों को भी बढ़ावा मिला जो इस फील्ड में काम करना चाहते थे। पुरातात्विक भाषा में संस्कृत किसी एक विशेष समाज के जीवन का प्रतिमान पहचान करती है। मतलब पुराने समय में अगर हम देखें तो जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, वो उस समय एक ऐसे समाज को दर्शाती थी, मतलब एक अलग ही समाज, जो संस्कृत यूज करते थे लोग, वो एक अलग ही समाज के लोग माने जाते थे उस समय। संस्कृतियों का वर्णन। संस्कृतियों को औजार के औजार, जो वेपन्स हो गए या फिर जो यूजफुल थिंग्स हो गई, उनके आधार पर भी हम संस्कृतियों को बांटते हैं। अब किस प्रकार बांटते हैं इनको देखें। सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण। ठीक है, पूर्व पाषाण संस्कृति। यह पूर्व पाषाण संस्कृति का जिक्र है जिसमें पाषाण या चट्टान से बने औजार और उपकरण महत्वपूर्ण थे। मतलब पूर्व पाषाण काल में क्या था?
पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था, मतलब पत्थर को तोड़ के बेसिक से जो औजार है ना वो बना लिए जाते थे ताकि उनसे जीवन यापन किया जा सके। जैसे कि शिकार हो गया, ठीक है, भूमि में खेती, शिकार, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या मतलब है कि पत्थरों के ऊपर कुछ नई नई कलाकारियां बना देना, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ना, ये पूरा पाषाण काल जो संस्कृति है उसके अंदर थी। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के दौरान क्या था, छोटे और नए प्रकार के चट्टानों से बने औजार उत्पन्न होते थे जिनमें तरण, एरोहेडेड एंड शल स्पीरहेडेड इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए मध्य पाषाण काल में क्या था कि औजार तो पत्थरों से ही बनाए जा रहे थे उस समय भी, परंतु उन औजारों का शेप चेंज हो गया था। मतलब अब वो औजार नुकीले, एरो जैसे, मतलब ऐसे पैने से बनाए जा रहे थे मध्य पाषाण काल के दौरान। पूरा पाषाण काल के दौरान सिर्फ औजार बनाए जा रहे थे। मध्य पाषाण काल के दौरान औजारों को कैसे बनाया जा रहा था, एरो हेड, स्पेयर हेड बनाया जा रहा था। इन औजारों का उपयोग ज्यादातर शिकार के लिए किया जाता था। मतलब इन औजारों का उपयोग ज्यादातर शिकार के लिए किया जाता था क्योंकि वो नुकीले होते थे, तो शिकार करना काफी ज्यादा आसान हो जाता था। नवपाषाण संस्कृति की बात करें तो नवपाषाण संस्कृति के दौरान चट्टानों को पॉलिश किया जाता था और उन्हें औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे छड़ी है, मतलब जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, पुंजी हो गई या चाकू हो गया। तो नवपाषाण काल के दौरान क्या हुआ कि जो औजार तो बनाए जा रहे थे, अब औजारों को घिस घिस के ना उनको शार्प, मतलब पैना किया जा रहा था, उनकी धार को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। जैसे कि चाकू हो गए या फिर कुल्हाड़ी हो गई जिससे पेड़ काटे जा सके इजिली, ठीक है। आगे देखें नागरिकों के दैनिक कार्यों के आधार पर, ठीक है। तो हम जो संस्कृतियां हैं उनको हम नागरिकों का जो दैनिक कार्य है उनके आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे कि हम शिकारी, पशुपालक, कृषि समुदाय जैसे व्यवसाय के आधार पर जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करके भी संस्कृतियों का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक प्रकार से आप ऐसा समझिए कि एक पर्टिकुलर समय में लोग किस प्रकार का काम दैनिक जीवन में करते थे, वो जो काम है वो उस संस्कृति को बताता है, ठीक है। तो ये हम उनके कामों के आधार पर भी ये पता कर सकते हैं कि वो किस संस्कृति और किस काल से बिलोंग करते थे। कलाकृति और जीवन शैली भी हमें पुरानी संस्कृतियों के बारे में बहुत जानकारी देती है, ठीक है। कलाकृति होगी, दीवारों पर कलाकृति हो गई, या फिर आप कह सकते हैं जीवन शैली, लोगों का जो जीवन, दैनिक जीवन किस प्रकार का था, वो किस प्रकार जीवन जीते थे, ये चीजें भी हमें उस संस्कृति के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्रदान करती है। तथा इन जानकारियों से हम संस्कृति के बारे में और भी जान सकते हैं। कलाकृति के दौरान बनाई गई मूर्तियां उसे संस्कृति की छवि को प्रदर्शित करती हैं तथा दैनिक जीवन शैली में किए गए उस कार्य उस समय के व्यवसायिक व्यवस्था को बताते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए कि कलाकृति के दौरान, मतलब कोई व्यक्ति जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करता है, तो उसने अगर कोई मूर्ति बनाई है या फिर कोई भी ऐसी चीज बनाई है, वो चीज उस संस्कृति की एक छवि है, ठीक है, उस संस्कृति को दर्शाती है। वहीं अगर हम उदाहरण के लिए मांगे, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर समय में बहुत सारे सिक्के बनाए गए, ठीक है, मोहरें बनाई गई, उनके ऊपर स्टैंप्स लगाए गए, मोहरों के, मतलब मोहरों पे स्टैंप्स लगाए गए, तो वो जो चीजें हैं ना वो उस एक संस्कृति को दर्शाती हैं। उसी समय मूर्तियां बनाई गई, ठीक है, वो मूर्तियां उस संस्कृति को दर्शाती हैं। सेम इसी प्रकार की कलाकृति के दौरान जो काम किया जाता है, ठीक है, मूर्तियां हैं वो संस्कृति को क्या दर्शाती है, बताती हैं। वहीं जो व्यक्ति उस समाज में रह रहे हैं उनका दैनिक जीवन किस प्रकार का है, अगर उनका दैनिक जीवन एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका दैनिक जीवन किस प्रकार का है, ये उस व्यवस्था को बताता है, ठीक है। आगे बढ़े। ताम्रपाषाण या ताम्रयुग की मुख्य विशेषता है वह है शहर का उदय। मतलब ताम्रपाषाण जो युग था ना उसकी एक मेन इंपॉर्टेंट आप मानेंगे या मुख्य विशेषता मानेंगे वो है कि उस समय शहरों का निर्माण शुरू हो चुका था, मतलब शहर बनने शुरू हो गए थे। शहरीकरण का तात्पर्य सामाजिक जीवन में नई जटिलता से है जो कृषि के विकास से उत्पन्न हुआ। मतलब क्या हुआ, कृषि का जब विकास हुआ उसके साथ साथ ही नए नए शहरों का भी निर्माण होना चालू हुआ। इमरान हबीब ने इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण आविष्कार की पहचान की। जो इमरान हबीब हैं उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करी जो कि ये बताती हैं कि उस समय शहरों का विकास भी हो रहा था और खेती का भी विकास हो रहा था। खेती की गई फसलों की सूची में वृद्धि जिससे खाद्य और औद्योगिक दोनों फसलें प्राप्त करना संभव हो सका। मतलब कि क्या हुआ, खेती जो व्यक्ति खेती करते हैं उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों में वृद्धि हुई, मतलब और ज्यादा अलग अलग वैरायटी की प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाने लगी, तो क्या हुआ, खेती का विकास हुआ। वहीं बाध्यकरण मतलब बायो इंजीनियरिंग का पहला कदम का उपयोग जिसने बैलों को हल या गाड़ी से जोड़ने में सक्षम बनाया, जिससे एक
बड़े क्षेत्र में समान श्रम पर जो क्या है परिवहन के लिए मदद मिल सकती है। तो अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोगों ने एक नई चीज़ सीखी कि अगर हम बैल के बैल को एक किसी गाड़ी से जोड़ देते हैं कार्ट से, तो क्या होता है कि इजीली हम परिवहन कर सकते हैं। तो लोगों ने ये भी सीखा, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग के बारे में भी उस समय में सीखा। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बताती है कि उस समय भी विकास हुआ था काफ़ी अच्छे से। इस अवधि को भारत का पहला शहरीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल को अगर हम कहें तो वो भारत का एक प्रकार से पहला क्या था, शहरीकरण भी कहा जाता है। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित थी। यह सभ्यता इसके मुख्य स्थल जैसे हड़प्पा जो कि पंजाब में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, में मुख्य रूप से खुदाई द्वारा पहचानी गई। तो अब देखिए अगर हम मैप में बात करें, ठीक है, तो मैप में बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। वहीं यहाँ पंजाब में कालीबंगन हो गया। तो ये जो जगह है ना, ये क्या करती है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाती हैं। और ये सब किस प्रकार पता चला हम लोगों को ये सब खुदाई करके जब मिली वो सभ्यता की, मतलब सभ्यता के साक्ष्य मिले, उससे हमें ये सब चीजें पता चली। प्राचीन नदी घाटी, मतलब प्राचीन नदी घाटी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता ने नदी किनारे के क्षेत्र में विकसित हुई थी और यह एक नदी घाटी सभ्यता के रूप में भी जानी जाती थी, क्योंकि इसकी प्रमुख सेटलमेंट्स नदी किनारे पर बसी थी, जिससे कि सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे। अब देखिए समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को नदी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक नदी के पास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। क्योंकि इसका एक मेन कारण ये था कि नदी का जो आसपास का क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ मिट्टी से बना होता है, ठीक है, तो इजिली वहां पे लोग बस सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें थी ना वो नदी के किनारे ही बसी हुई थी, इसीलिए इसे नदी सभ्यता भी कहा जाता है, नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। फिर व्यापक फैलाव, यह सभ्यता अपने प्रधान सेटलमेंट्स के अलावा अरब सागर के तट तक फैली हुई थी, ठीक है। मतलब कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक नदी के किनारे ही बसी हुई थी, मतलब इस सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बहुत व्यापक था, काफी बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई थी। ये अरब सागर के जो तट होते हैं वहां तक ये फैली हुई थी, जो ओमान तक पहुंचती थी। इसके प्रमुख सेटलमेंट्स में ने भूमि, खेती, व्यापार, गहनों का निर्माण में लगा। अब क्या हुआ, जब ये जो सभ्यता थी ये ओमान तक भी फैली हुई थी, ठीक है, और साथ ही साथ इस सभ्यता में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कि सभ्यता में होता है ना कि इस सभ्यता में ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। इसमें क्या थी, भूमि पे खेती, मतलब खेती करना, ठीक है, इनका व्यापार व्यवस्था बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे गहनों का जो निर्माण था, जेवरों का जो निर्माण था वो भी काफी बड़ा था, मतलब बड़े स्तर पर था। चरणों का विकास है, जब सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसको 3 चरणों में हम लोग बांटते हैं, उसको देखें। पूर्व हड़प्पा हड़प्पा चरण, यह सभ्यता के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है, जिसमें शडुघाई से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये जो सभ्यता थी ये 2600 ईसा पूर्व के बीच में जो थी वो विकसित हुई थी। परिपक्व हड़प्पा चरण, इस चरण में सभ्यता ने अपनी प्राचीनतम रूप में विकसित होकर अपने उच्च अवस्था में पहुंचा था, जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में था। आप देखिए 2600 के आसपास इसको विकसित किया गया, 2600 से 1900 के बीच में ये सभ्यता अपनी पीक पे पहुंच गई थी, मतलब कि अपनी जो हाईएस्ट ऊंचाई होती है, इन्होंने हर चीज का डेवलपमेंट कर लिया था, अच्छी व्यापार व्यवस्था, अच्छी आर्थिक व्यवस्था, अच्छा जीवन यापन, ठीक है। साथ के साथ इनके पास अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, घर बनाने की टेक्नोलॉजी, पानी को निकालने की टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो चीजें थी ना ये इन्होंने एक पर्टिकुलर समय 2600 से 1900 के बीच में इन्होंने कर लिया था। फिर आता है उत्तर हड़प्पा चरण, इस चरण मतलब 1750 ईसा पूर्व के आसपास था। यह सभ्यता अंत की ओर इशारा करता था, ठीक है। 1750 के बाद इस सभ्यता का एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंत दिख गया था लोगों को, जो इस सभ्यता के थे कि हाँ अब ये सभ्यता समाप्त हो सकती है। क्यों, क्योंकि अब ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है उससे ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। हड़प्पा सभ्यता ने उनके विशिष्ट शहरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, कोटडीजी कोटडीजी धोलावीरा, लोथल, सुरकोटरा के बंदरगाह शहरों के माध्यम से एक विशेष और प्रगतिशील सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। तो
तो हड़प्पा सभ्यता का आप कह सकते हैं कि उसके कई सारे शहर थे जो कि काफ़ी दूरी दूरी पे बसे हुए थे। ये शहर ये सारे हैं, ठीक है। इन शहरों के आपको क्या करना है, नाम याद कर लेना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई आंसर बनाते हैं और अगर आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें, तो क्या होता है, आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है और मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैराग्राफ लिखा परंतु कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। आपको जगह का नाम बता के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये जो बंदरगाह थे, ये जो शहर है, इनके जो बंदरगाह थे, इन बंदरगाहों तक प्रगतिशील सभ्यता की खोज की गई। इन खुदाइयों से हमें इस सभ्यता की सोशल संरचना, व्यापार, कला, गहनों की कौशलकर्ता के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जो जगह है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, इन जगहों पे अगर आप मतलब इन जगहों पे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी और जब चीज़ें निकाली, तो इन चीज़ों को देखकर उन्हें पता चला किस बारे में, कि उनकी सोशल संरचना किस प्रकार की थी, मतलब सोसाइटी किस प्रकार की थी, व्यापार व्यवस्था किस प्रकार की थी, कला का क्षेत्र क्या था, गहनों का जो निर्माण है वो कितने अच्छे प्रकार से किया जाता था। तो इस चीज़ों के बारे में हमें पता चला। फिर आगे बढ़े। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से रिच और विविध सभ्यता थी, ठीक है। तो एक प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक काफ़ी अच्छी सभ्यता थी, विकासशील, मतलब विकास नहीं, हम कह सकते कि विकसित सभ्यता थी, जिनके पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय भी उपलब्ध थी, ठीक है। तो रिच मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक सभ्यता, एक अच्छी खासी सभ्यता हुआ करती थी और विविध सभ्यता थी, जिसने ब्रॉड रीजन में अपना प्रभाव छोड़ा और मानव सभ्यता के इतिहास को महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हुई तो उसने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी छाप दुनिया पे छोड़ दी थी अपनी। बात करें हड़प्पा के शहरों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के शहर न केवल अपने स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, बल्कि वे अपने पड़ोसी क्षेत्रों से भी सुखद रूप से संबंधित थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अपने शहर हैं केवल वही विकसित थे, नहीं, वो अपने जो पड़ोसी शहर थे उनसे भी ज़्यादा अच्छे खासे जुड़े हुए थे। उनका जो मेल मिलाप था, उनके जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। इन संस्कृतियों के बीच पारस्परिक संबंध एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिस्सा था, ठीक है। तो क्या होता था कि ये जो संस्कृति हैं अलग अलग जब ये एक साथ जुड़ती थी, तो इनके जो संबंध होते थे वो कई चीज़ों पे बेस करते थे, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, उनकी संस्कृति में जो चीज़ें आदान प्रदान की जा रही हैं, वो इन चीज़ों के बेसिस पे ये सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी होती थी। और इसने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के विनिमय को संभव बनाया, मतलब कि एक चीज जो कि हड़प्पा सभ्यता में बन रही है और वही चीज अगर किसी और सभ्यता में नहीं है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता अपनी चीज देके उन सभ्यताओं की कोई चीज ले सकती है, मतलब चीजों का आदान प्रदान काफी ज्यादा विकसित हुआ था। आर्थिक, व्यवसायिक, व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के शहर व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन शहरों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे गहने, चांदी, सोना, सिक्के, अन्य वस्त्र निर्माण होते थे, जो फिर अन्य संस्कृतियों के साथ व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्राप्त किए जाते थे। तो क्या होता था कि जो आर्थिक व्यवस्था थी ना, आर्थिक व्यावसायिक व्यवस्था, वो भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है, वही चीज़ें किसी और सभ्यता को देकर उनसे कुछ चीज़ें ली जाती थी, ठीक है। तो सब जो चीज़ें हैं, जो संस्कृतियों की वस्तुएं हैं, उनका आदान प्रदान चल रहा था। फिर आता है आर्थिक संबंध। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर अपने पड़ोसी क्षेत्र से कृषि उत्पादों के विनिमय के लिए भी महत्वपूर्ण था। इन शहरों में विकसित खेती के उत्पाद जैसे अनाज, मक्का, औद्रा अपने पड़ोसी क्षेत्रों में व्यापार में भेजे जाते थे, ठीक है। तो आर्थिक संबंध से तात्पर्य है कि कृषि के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं, या फिर धन के क्षेत्र में भी एक दूसरे की सहायता करना हर संस्कृति, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका काम था। वो दूसरी संस्कृतियों की हेल्प करती तथा उनसे अपनी हेल्प प्राप्त करती थी। जैसे मक्का, अनाज और हो गया, ये जो अनाज है, ठीक है, ये अनाज किसी और संस्कृति को देना, उस संस्कृति से कुछ वस्तुओं को लेना जो कि हड़प्पा के पास नहीं है, ये काम उस समय काफी ज्यादा प्रचलित था। शिल्पकारी और हस्तशिल्प, मतलब पत्थरों पे नक्काशी करना, ये सारे काम भी उस समय इंपॉर्टेंट थे। हड़प्पा शहर विशेषतः तांबा, चांदी और उपकरणों के निर्माण में निपुण थे और इसके उत्पाद अपने पड़ोसी क्षेत्र में भी प्राप्त होते थे। यह उत्पादों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था और समृद्धि के लिए साक्षरता और कौशल की आवश्यकता थी। आप समझिए कि शिल्प और हस्तशिल्प में वही लोग, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हाथों के आर्ट एंड क्राफ्ट या हाथों की कलाकारी हर किसी के काम की नहीं होती, ठीक है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता। तो इस क्षेत्र में, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और हस्तशिल्प के क्षेत्र में
कुशल कारीगर थे जो कि इस काम को कर रहे थे। ठीक है, तांबा चांदी उपकरण हो गए, इन चीज़ों को बनाने का जो मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को बनाने का काम भी काफ़ी अच्छे लोगों के हाथ में था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता अपने बनाए गए वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध थी। सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में आदान प्रदान की बात करें तो संस्कृतियों की कुछ अपनी चीज़ें होती हैं। जैसे भाई हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि बहुत अच्छी बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि भाई हम कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन हो गए, मनके हो गए, इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे बनाई जाती थी। परंतु वही चीज़ें किसी और संस्कृति को देकर उस संस्कृति से बहुत हाई लेवल की चीज़ों को लेना, ये आदान प्रदान भी चल रहा था। ठीक है, फिर आगे बात करें, इसमें केवल यही लिखा हुआ है कि हड़प्पा शहरों के बीच संस्कृति आदान प्रदान होता था। इन शहरों के लोग धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए अपने पड़ोसी क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान भी करते थे। ठीक है, धार्मिक क्षेत्रों में भी जुड़े हुए थे। सामाजिक जीवन का आदान प्रदान, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक सामग्री का आदान प्रदान उनके पड़ोसी क्षेत्रों से होता था, जिससे उनके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम मजबूत बने बने बनाए रखने में मदद भी मिलती थी। ठीक है, तो सामाजिक जीवन का आदान प्रदान, डेली बेसिस पे लोगों को जो चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें भी एक दूसरे संस्कृति से ली जाती थी और दूसरी संस्कृति को दी जाती थी। आगे बढ़े, हड़प्पा सभ्यता के शहरों का साथी व्यापार और संसाधनों का आदान प्रदान उनके समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अगर हड़प्पा सभ्यता केवल अपने ही दम पे सब कुछ कर लेते, ठीक है, तो उन्हें उस समय प्रॉब्लम नहीं होती। परंतु हर चीज़ को अपने ही बेसिस पे कर पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए एक संस्कृति से या दूसरी संस्कृति से मदद मांगना उस समय क्या था, संबंध को बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण था। बेसिकली भाई अगर हड़प्पा को कुछ चाहिए तो वो किसी और संस्कृति जिसके पास है उससे मांगेगी, तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर संबंध बन जाएगा और वो संबंध उस समय सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हड़प्पा शहरों का साथ ही जो संसाधनों का है आदान प्रदान वो भी महत्वपूर्ण था। संस्कृतियों को आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त बनाना, ठीक है, हर संस्कृति को एक आप कह सकते हैं सशक्त बनाना भी उस समय एक इंपॉर्टेंट काम था। यह एक सशक्त और व्यापारिक संस्कृतियों के विकास का उदाहरण है जो अपने समय में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा के शहर नगर नियोजन और नागरिक संगठन का एक परिष्कृत स्तर भी प्रदर्शित करते हैं। गढ़ की रचनाएं के लिए मानव द्वारा निर्मित ईंटें के बड़े चबूतरे का उपयोग नींव तैयार करने के लिए किया जाता था ताकि उन्हें बाढ़ और अन्य नुकसानों से बचाया जा सके। ठीक है, बड़े मतलब जो घर बनाए गए थे उस समय, अगर उस समय बाढ़ की जो खतरा था तो उस चीज़ से बचने के लिए बड़े बड़े चौतरे बनाए जाते थे। अच्छी प्रकार की ईंटों का निर्माण करके नींव रखी जाती थी घरों की, ताकि बाढ़ से वो घर सुरक्षित रहे। ठीक है, ताकि उन्हें बाढ़ और अन्य नुकसान से बचाया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर शहर नदी के किनारे ही थे। ठीक है, तो ज़्यादातर शहर जो नदी के किनारे थे उनको खतरा था बाढ़ से, इसीलिए अच्छे प्रकार की ईंटें अच्छे प्रकार के चौतरे बनाए जा रहे थे ताकि जो बाढ़ है उससे वो घर बचा रहे। हड़प्पा के शहरों में ग्रिड पैटर्न का पालन किया जिसने सड़क मुख्य दिशाओं और अनुमुख थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि इस प्रकार की सड़कें बनाई जाती थी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब कि ऐसे और ऐसे, इस प्रकार की जो ग्रिड व्यवस्था है उसमें बनाई जाती थी। ये जो डॉट्स है एक प्रकार से ये मानिए ये घर है। ठीक है, तो इस वाले घर के लिए ये वाली और ये वाली सड़क एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, तो इस प्रकार की ग्रिड व्यवस्था का प्रयोग करके क्या बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी। हड़प्पा के अधिकांश घरों में व्यक्तिगत कुएं, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर थे उनके अंदर उनका एक पर्सनल कुआं, नहाने का स्थान और नालियां मिली हैं। नालियों का निर्माण भट्टी की ईंटों से किया जाता था जबकि घरों को मट्टी के ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है, तो नालियों का जो निर्माण था मतलब पानी निकालने की जो व्यवस्था थी वो पक्की ईंटों मतलब भट्टी में पकाई गई ईंटों से बनाए जाते थे। और वहीं पे बात करें घरों के बनाने की, तो वो ईंटें जो थी वो मट्टी की थी। ठीक है, मतलब पक्की ईंटें नहीं हुआ करती थी, कच्ची ईंटों से ही बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता कला और संस्कृति, इसकी बात करें, हड़प्पा सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है एक प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता है जो इंडस नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में विकसित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास क्षेत्रों में स्थित है। और ये दो क्षेत्र है ये भारत और पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए जाते हैं। इस सभ्यता की कला और संस्कृति ने उसके दौर
के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन को प्रकट किया और हमें एक अद्वितीय विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करी। ठीक है, तो जब ये सभ्यता समाप्त हुई और उसके बाद जब खुदाई करके इस सभ्यता के बारे में नई नई चीज़ें जानी गई, तो इस सभ्यता ने हमें काफ़ी सारी जानकारी प्रदान करी जो कि मानव के लिए भी उस समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, मतलब कि हमें उस सभ्यता से सामाजिक जीवन के बारे में पता चला, आर्थिक सांस्कृतिक जीवन की जो झलक थी वो भी हमें उस सभ्यता से देखने को मिलती है। कला की विविधता, हड़प्पा सभ्यता की कलाओं में विविधता थी, जैसे चित्रकला, शिल्पकला, सीप निर्माण इसका हिस्सा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता में केवल एक ही कला पर ध्यान दिया जा रहा था, अलग अलग कलाएं और उनको भी निपुण करके उनको भी हाई लेवल तक लेके गया। जैसे चित्रकला हो गई, शिल्पकला हो गई, पत्थरों पर शिल्पकारी करना, या फिर सीप निर्माण हो गया, ये जो चीजें हैं ना, ये हड़प्पा सभ्यता में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की सीलें, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख कला वस्तु मोहनजोदड़ो की जो सीलें थी। मोहनजोदड़ो जो अन्य सभ्यता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके लिए एक प्रकार से जो सील थी वो जो इंपॉर्टेंट थी मोहनजोदड़ो में, वो सील कहाँ से बनाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता के द्वारा बनाई जाती थी। इसमें पत्थर, मोती और मट्टी से बनाई, यह जो थी चीज, इसको पत्थर, मोती और मट्टी से बनाया जाता था। उन पर जानवरों, मानव के चित्रण बने होते थे। ये सील व्यापारिक बाही लेख के रूप में भी उपयोग की जाती थी और व्यापार की प्रमुख पहचान भी थी। ठीक है, तो ऐसा होता था कि एक प्रकार से जो सील बनाई जाती थी उस पर क्या क्या बनाया जाता था? उस पर बनाया जाता था जानवर, मानव और चित्रण। मानव और जानवर का चित्र हुआ करता था। ठीक है, और ये जो चीजें थी ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये व्यापार के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बेसिकली कि अगर दो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर इन चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये व्यापार एकदम सही है, इस प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, तो जो सील थी वो व्यापारिक बाही लेख के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, मतलब लिखा पढ़ी के लिए वो सीलों का भी प्रयोग किया जाता था। चित्रकला, हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कला विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक परिदृश्यों को दर्शाती थी और विविधता को सुंदरता में प्रकट करती थी। चित्रित जानवर, मानव आकृति और प्राकृतिक तटबंध इसकी मुख्य विशेषताएं थी। चित्रकला का क्षेत्र भी हड़प्पा सभ्यता में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जानवरों के चित्र बनाना, जो मानव है उसके चित्र बनाना दीवारों पे, ठीक है, ये जो चीजें थी ये भी उस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर आती है शिल्पकला, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, मतलब पत्थरों पे अच्छे प्रकार से नक्काशी करके चीजें बनाना भी हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता ही है। व्यापार का महत्व, हड़प्पा सभ्यता व्यापार की महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इसकी व्यापारिक गतिविधियों को अद्वितीय योगदान था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी कि उसका जो व्यापार व्यवस्था थी वो पूरे, आप कह सकते हैं, ओमान तक फैली हुई थी। ठीक है, दूसरी दूसरी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो थी वो हड़प्पा सभ्यताएं से लेन देन करती थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर व्यापार के केंद्र थे और इन शहरों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के धातुएं, पत्थर, अन्य सामग्री उत्पादित होती थी। तो जो हड़प्पा सभ्यताएं थी उनके जो शहर थे वो व्यापार के लिए मान्यता प्राप्त थे, मतलब कि एक प्रकार से उन शहरों के द्वारा बड़े बड़े व्यापार किए जाते थे। इनका व्यापार सभ्यता के भीतर और बाहर दोनों जगह किया जाता था। इसके लिए अद्वितीय धातुओं और अन्य सामग्रियों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी संसाधनों को जुटाया जाता था। तो क्या होता था कि ये जो सभ्यता थी इसका हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी उसका अच्छा व्यापार था और हड़प्पा सभ्यता के बाहर भी उनका अच्छा व्यापार था। ठीक है, इसीलिए क्या होता था कि जो अद्वितीय धातु है, मतलब ऐसी चीजें जो कि यहीं बनाई जाती हैं हड़प्पा सभ्यता में, कहीं और नहीं बनाई जाती, उन चीजों का बहुत ज्यादा बोलबाला था, मतलब उन चीजों की बहुत ज्यादा मान्यता थी। अन्य सामग्री के साथ साथ क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में भी संसाधनों को जुटाया जाता, मतलब ग्रामीण इलाकों में भी चीजें बनाई जाती थी। शिल्प और कला का संबंध, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और कला का महत्वपूर्ण संबंध है। शिल्प कला के प्रमुख अद्वितीय हैं, ये मैं पॉइंट ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपको क्योंकि दो पॉइंट लिख चुके हैं ये पॉइंट, इसीलिए शिल्प कला में धातु, पत्थर और अन्य सामग्रियों के उपयोग से मनके बनाए जाते थे। शिल्प कला से क्या होता था कि पत्थर हो गया या फिर अन्य प्रकार की जो चीजें हो गई उनका प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे और वस्त्र बनाए जाते थे, मतलब कपड़े बनाए जाते थे। मनकों का सीप बनाने और अन्य शिल्प गतिविधियों के लिए कार्यशालाएं शहरों में स्थित थी। तो ये चीजें बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए, वस्त्र हो गया या गहने हो गए, इनको बनाने के लिए शहरों में कार्यशालाएं जहाँ पे ये काम किया जाता था ये उपस्थित थी, जो इन उत्पादों को व्यापार को संचालित करती थी। मतलब इन जगहों पे भी, मतलब इन जगहों पर ही
ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी और जितना भी व्यापार व्यवस्था थी यहीं से मैनेज की जाती थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में अन्य स्थानों से भी वस्त्र सामग्री प्राप्त की जाती थी और उन्हें अपने उत्पादों के रूप में उपयोग किया जाता था। इससे उनकी कलाओं और शिल्प कला में विविधता बढ़ती और समृद्ध होती थी। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में नई नई चीज़ें बनाई जा रही थी उस समय। तो क्या होता था कि विविधता, एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत सारी विविधताएं, मतलब वैरायटी उपलब्ध थी। तो ये था आपका यूनिट 1, मतलब यूनिट 2 का पार्ट 1, जिसमें हमने आधा चैप्टर कंप्लीट करा। आधा बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।